बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो लास्ट टॉपिक हमारे पास आज का जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम पहली क्लासेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या बताता है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट। फर्स्ट वन हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता है। सेकेंड वन इज एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के हद के बारे में ये हमें बताता है। एंड थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इन तीन चीज़ों के बारे में बताता है जो हमारे बुक में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है तो हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बुनियाद पर हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड हो रहा है या ये रिएक्शन बैकवर्ड में प्रोसीड हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे कि हम जानते हैं, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से मालूम कर सकते हैं। अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो जिस तरह आप जानते हैं कि नोमिनेटर में हमारे पास प्रोडक्ट होगा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लें, अगर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है और ये रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अभी चूंकि आप जानते हैं कि इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड पर हम इसको प्रोडक्ट कहते हैं। अभी हम ये भी जानते हैं कि केसी की जो हमारे पास वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हम पहले ही क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू है वो हमारे पास है 50 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये हमारे पास केसी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई है इस रिएक्शन के लिए और ये हमारे पास है 50। अब ये रिएक्शन हमने शुरू किया था एट 7 o'clock। 7 o'clock हमने इस रिएक्शन को शुरू किया था। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये
हमारे पास 7:15 o'clock जब 15 मिनट गुजर गए तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड हो रहा है या ये रिएक्शन बैकवर्ड में प्रोसीड हो रहा है। तो हम ये किस तरह मालूम करेंगे? चूंकि हम जानते हैं कि केसी की जो एक्सप्रेशन है और हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है और इससे हमारे पास 50 की वैल्यू आई है। बिल्कुल इसी तरह हम केसी की वैल्यू को इस प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रेशो से कंपेयर करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट के रेशियो से कंपेयर करेंगे तो वी कंपेयर the values of Kc with product and reactant ratio। हम किसी की वैल्यू को प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। सो the product and reactant values leads to one of the following three possibilities। ये हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन जाते हैं। किस तरह? अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, फर्स्ट वन, कि हमारे पास प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये हमारे पास प्रोडक्ट और ये हमारे पास रिएक्टेंट। इफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट रेशियो इज लेस देन केसी, अगर ये हमारे पास केसी से कम है, फॉर एग्जांपल केसी की वैल्यू हमारे पास है 50 और ये हमारे पास आ गई 35, सो इट मीन्स ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि दिस रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं है। more products are required to attain equilibrium। हमारे पास और प्रोडक्ट चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम बना सके। इट मीन्स द रिएक्शन proceed in फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। दोबारा बता देता हूँ, इफ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज लेस देन केसी देन द रिएक्शन टेंड टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट की मिकदार बहुत कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है। सो मोर प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। हमारे पास तकरीबन 15 कंसंट्रेशन हमारे पास कम है कि ये 50 को पहुंच जाए और ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। इफ ये हमारे पास फर्स्ट केस हुआ, अभी सेकंड केस को डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड केस में हमारे पास इफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेशियो इज ग्रेटर देन केसी, अगर हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशियो है ग्रेटर देन केसी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 60 है, यहाँ हमारे पास केसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 50। सो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन जो है नॉट एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसीलिए यहाँ हमारे पास बिल्कुल उलट है, मोर रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड, मोर reactant are required to attain the equilibrium। यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट और ज्यादा चाहिए
कि इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। प्रोडक्ट तो बना लिया है इसने, अभी प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा है देखें, और रिएक्टेंट हमारे पास कम है। सो हमारे पास रिएक्टेंट चाहिए कि ये प्रोडक्ट बना सके। सो दिस रिएक्शन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा ताकि रिएक्टेंट और ज़्यादा बना सके और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी थर्ड केस को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड, हमारे पास जो थर्ड है बहुत ही आसान। थर्ड जो हमारे पास केस है वो है when the product and reactant ratio is equal to Kc। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्रोडक्ट की जो यहाँ पर जो रेशियो है वो भी 50 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो रेशियो है वो भी 50 है। सो इन दैट केस द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। यहाँ हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, यहाँ हमारे पास बिल्कुल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है क्योंकि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की रेशियो भी इक्वल है और यहाँ पर Kc की रेशियो इक्वल है। तो ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। ये हुआ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हम एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हमारे पास एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। Second, equilibrium constant tell us about the extent of chemical reaction. Extent of chemical reaction. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें केमिकल रिएक्शन के हद के बारे में भी बताता है। अभी एक्सटेंट हम कहते हैं हद को, केमिकल रिएक्शन के हद के बारे में ये हमें बताता है। अगर कंसिडर जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। इसमें A प्लस बी उसी तरह कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं C प्लस डी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम इनके लिए लिखना चाहें तो Kc इक्वल टू C कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख दी है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट जो है, हद जो है, डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अभी यहाँ हमारे पास तीन केसेस यहाँ पर भी बनते हैं। फर्स्ट वन इज, पहला जो है when Kc is very small, Kc is very small, जब Kc की वैल्यू हमारे पास बहुत ही स्मॉल हो। अभी स्मॉल से हमारे पास क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है और इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो -22 है, तो इस Kc की जो वैल्यू है इसको हम वेरी स्मॉल वैल्यू कहते हैं। जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट ये कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट इज large, the reactant amount is very large and the product amount is very small। प्रोडक्ट अमाउंट हमारे पास बहुत ही कम है और रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है। सो दिस इंडिकेट अस, दिस
indicate us that the reaction not proceed in forward direction। अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट बहुत ही कम है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड में प्रोसीड नहीं हो रहा। हाँ, अगर फॉरवर्ड में प्रोसीड हो रहा है तो ये रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड में ये प्रोसीड हो रहा है तो बहुत ही स्लोली ये प्रोसीड हो रहा है फॉरवर्ड में। ये तो हुआ व्हेन द केसी इज वेरी स्मॉल, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल होगी। इन सेकंड केस व्हेन, यहाँ पर लिख लेते हैं when the Kc value is very small, large, Kc is very large, जब हमारे पास Kc की जो वैल्यू है वो बहुत ही लार्ज है। So in that case when the Kc value is very large, यहाँ पर हम उसी तरह लिख देते हैं कि रिएक्टेंट N2 प्रोडक्ट। यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो स्मॉल अमाउंट में है और प्रोडक्ट जो है वो लार्ज अमाउंट में है। रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में है और प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में है। फॉर एग्जांपल ए और बी कंबाइन होते हैं तो ए और बी जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद हैं। और इसी तरह सी एंड डी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो लार्ज अमाउंट में मौजूद है। जिस तरह हम जनरल रिएक्शन को ले लेते हैं, सो इट इंडिकेट दैट द रिएक्शन, ये हमें क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट दैट रिएक्शन कंप्लीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो गया है, ये जब Kc की वैल्यू हमारे पास वेरी लार्ज है। एंड थर्ड, व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। थर्ड हमारे पास when the value of Kc is neither very large nor very small। जब हमारे पास Kc की जो वैल्यू है वो ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। So in that case equilibrium mixture जो भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर है हमारे पास will contain appreciable amount of reactant and product। in that case, इस केस में हमारे पास एप्रिशिएबल बिल्कुल इक्वल एप्रिशिएबल अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस केस में हमारे पास मौजूद होंगे। तो देखिए हमने डायरेक्शन भी डिस्कस कर लिया है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया है। अभी थर्ड वन जो हमारे पास है वो है द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो एंड अप हो जाएगा। ये हमारे पास द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल
condition on the position of equilibrium. The effect of external condition on the position of equilibrium. ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेन करता है तो ये रिएक्शन तब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल कंडीशन को ना चेंज करते हैं। अब अगर हमने एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब एक्सटर्नल कंडीशन हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल कंडीशन में हमारे पास चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब हम इसको चेंज कर दें, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में चेंज आ जाएगा। अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, अगर हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं और उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको हम चेंज कर देते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है। फिर ये इक्विलिब्रियम अपने आप को रिस्टोर करेगा। किस तरह रिस्टोर करेंगे? जिस तरह हमारे बुक में मौजूद है, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, द चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन, द सिस्टम ऑलवेज टेंड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम अपने आप को दोबारा रिस्टोर करेगा उस पॉइंट पर, और इस प्रिंसिपल को हम ली शेड्यूल प्रिंसिपल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन टुडे क्लास, आज के क्लास में हमने डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड थर्ड द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन जो है उसका इक्विलिब्रियम पर क्या असर है, इस तीन टॉप पॉइंट्स को हमने आज डिस्कस किया है। इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है ये वाइंड अप हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।